वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो जल्दी से। और आप लोगों को पहला क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देख सकते हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के पोषकों को विडंबना की बात कहकर संबोधित किया है। जातिवादी विडंबना के स्वरूप की चर्चा लेखक ने अपने शोधपरक लेख में करते हुए उस पर सटीक प्रकाश डाला है। जातिवाद के जो लोग पोषक हैं वे इसका समर्थन कई आधार पर करते हैं। मैं इसका 5 पंक्ति लाया हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसी कारण इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। चलिए आगे चलते हैं। श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए के बाद दूसरा कहता है, ये पहला ही क्वेश्चन है, इसमें ही मैं इतना लॉन्ग लिखवा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को जितना आप लोग याद करोगे उतना ठीक है, लेकिन याद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सोचते होगे कि मार्च से पढ़ेंगे यार, 1 साल बाकी है, चलो यार कुछ दिन बाद से पढ़ूंगा, ये वो करके बहाना मत बनाना यार। तुम इसको लिख कर और तुरंत याद करने का कोशिश करना, क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समय है। दूसरा देख लो। दूसरा कहता है, भारत की जाति प्रथा की दूसरी विडंबना यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता है। और इसी के साथ दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा की बात करें तो भारत की जाति प्रथा की तीसरी विडंबना यह है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी जब शिशु गर्भाशय में होता है तभी से ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। लेखक जो भीमराव अंबेडकर हैं, वो 5 विडंबना की बात करते हैं, और 5 विडंबना को मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को लिखवा दूँ। तो चौथी विडंबना भी देख लीजिए। चौथी विडंबना यह है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। और लेखक 5वीं विडंबना की बात यह कहते हैं कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जैसे कि अभी के टाइम में देख लीजिए, कोई व्यक्ति किसी भी जाति का कोई भी काम कर सकता है, लेकिन पहले ये नहीं था। अगर आप हजाम के बेटे हैं तो आपको हजाम की काम करने पड़ेंगे, ये वो। तो अब भीमराव अंबेडकर ये सब खत्म करना चाहते हैं। आपके हिंदी के पुस्तक का पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका उत्तर आप सभी लोग देख सकते हो। जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। पहला उपयोगिता है, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसीलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। और दूसरा नंबर कहता है, जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, यानी गर्भधारण यानी माँ के कोख के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता,
भले ही वह पेशा उपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों न हो, भले ही उससे भूखों क्यों न मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उससे उस पेशे को अपनाना ही होगा। तीसरा पॉइंट हो गया, और चौथा पॉइंट भी आप लोग देख सकते हो। ये देखिए थोड़ा लॉन्ग है, तीसरा चौथा पांचवा, 5 तक मैं लिखवा रहा हूँ। आप लोगों को जितना याद करना है उतना ही याद कीजिएगा। चौथा पॉइंट देख लीजिए। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। चौथा जातिवादियों का कहना जो था वो हो चुका है, और जातिवादी पांचवा कहता है कि जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहरित कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने की विवश कर दी। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता भी नहीं फैलती। तो हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो चुका है, और इसे आप लोग कॉपी पर अच्छे से शुद्ध लिखिएगा, और हो सके तो सुलेख में लिखिएगा, मतलब धीरे धीरे लिखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप लोगों का मतलब सुलेख में परिवर्तन आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपर्याप्त ही क्यों न हो, भले ही उससे भूखों क्यों न मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उससे उस पेशे को अपनाना ही होगा। तीसरा पॉइंट हो गया, और चौथा पॉइंट भी आप लोग देख सकते हो। ये देखिए थोड़ा लॉन्ग है, तीसरा चौथा पांचवा, 5 तक मैं लिखवा रहा हूँ। आप लोगों को जितना याद करना है उतना ही याद कीजिएगा। चौथा पॉइंट देख लीजिए। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। चौथा जातिवादियों का कहना जो था वो हो चुका है, और जातिवादी पांचवा कहता है कि जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहरित कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने की विवश कर दी। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता भी नहीं फैलती। तो हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो चुका है, और इसे आप लोग कॉपी पर अच्छे से शुद्ध लिखिएगा, और हो सके तो सुलेख में लिखिएगा, मतलब धीरे धीरे लिखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप लोगों का मतलब सुलेख में परिवर्तन आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की कई आपत्तियां उठाई हैं। पहला कहता है कि लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, और जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। और तीसरा कहता है कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता, और जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देती है। तो इसका उत्तर आप लोग देख सकते हो। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जाति या जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि और क्षमता का ख्याल नहीं करती, मनुष्य के प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता पर विचार नहीं करती, उसके वंशानुगत पेशे में जीने मरने के लिए विवश कर दिया जाता है। और साथ ही हमारा चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही साथ हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बड़े आसानी से चलते हुए हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग देख सकते हो। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा नहीं हो, भले ही वह उस पेशा में पारंगत हो। इस कारण
इस कारण पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, ये हमारा पहला चैप्टर है जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, और दूसरा हम लोगों का जो पार्ट है वो विष का दांत है। और ऐसे ही, क्योंकि जब आप लोग मेरी वीडियो देखो तो हो सकता है कि 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद देखोगे, और मैं हो सकता है कि पूरा मतलब 5-6 पार्ट तो अपलोड कर ही दूंगा 1 महीने में। तो आप लोगों को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को, क्योंकि मैं हिंदी के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, चाहे वो भारती भवन ही क्यों ना हो, सभी का, क्योंकि मेरा चैनल का ही नाम है भारती भवन नोट्स। तो अभी देख सकते हो 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि में आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ विवशतावश करते हैं। इसका प्रतिफल यह होता है कि काम में मन नहीं लगता और दिमाग भी अशांत रहता है। इसमें स्वाभाविकता और रुचि मर जाती है। तो लेखक 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया। और तो अब हम लोग चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर हमारा कहता है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है और इसे याद भी करना उतना ही सरल है। तो हम लोगों को प्रश्न 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका कहता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया है। और क्या उल्लेख किया है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं। सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना की वृद्धि हो। दूसरा कहता है कि समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। और तीसरा कहता है कि समाज में बहुविध हितों का सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। और हमारा चौथा कहता है कि सामाजिक जीवन के अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तो इसका हम लोग चौथा तक ही रहने देते हैं और 5वां नंबर हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि मैं 5वें नंबर तक ही लिखवाता हूँ। तो इतना ही तक आपका ठीक है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, यहीं तक रहने दीजिए। और हम लोग इस वीडियो में पाठ 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर, उनका पहला पाठ का जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो करा दिए गए हैं। और हमारे अगले वीडियो में आप लोगों के विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा, उनके प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।